कनेक्शन प्रॉब्लम, तो आप लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाए सारे के सारे। ठीक है, इसमें है हमारे पास सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ये जो लोग ऑनलाइन हैं वो अपनी अटेंडेंस लगवाएं, क्या सुनाई नहीं देता आप लोगों को? सबकी मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है पोस्ट बेसिक। एपिडेमियोलॉजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। द टर्म एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिडेमिक। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड एपिडेमिक से इसको हमने इवॉल्व किया है। एपी मीन्स अमंग या अपॉन, डेमोज मीन स्टडी या पॉपुलेशन और पीपल, एंड लोगो मीन साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, सो एपी का मतलब होता है अमंग या अपॉन, डेमो का मतलब होता है स्टडी पॉपुलेशन, और लोगो का मतलब होता है स्टडी साइंटिफिक स्टडी। सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज पैटर्न इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन। सबको मेरी आवाज क्लियर है ना? सो ये एक कहता है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ डिजीज पैटर्न इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिजीज पैटर्न को स्टडी करने के लिए। In a broad sense, it is the study of the effect of the multiple factors on the human health. दूसरी सेंस में अगर बात करें तो कहता है इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ये उनकी स्टडी है। यानी कि वो फैक्टर, वो डिटर्मिनेंट्स जो कि ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उन फैक्टर्स की, उन डिटर्मिनेंट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, या डिजीज पैटर्न को भी कह सकते हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वो कौन कौन से हैं। इट इज द मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग दोज ऑफ द फिजिशियन, बायोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड हेल्थ एजुकेटर्स। ठीक है, कहता है कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी पीपल्स जो होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें नर्सेज भी होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास पैरामेडिक्स भी आ जाते हैं, अलाइड वाले भी आ जाते हैं। सो डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी लोग जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी आ जाते हैं इसके अंदर, हर तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो द साइंस ऑफ द इन्फेक्टिव डिजीज इज देयर प्राइम कॉज, प्रोपिगेशन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, साइंस ऑफ इन्फेक्टिव डिजीजेस, याद रहे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस की जो साइंस है उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, और हम इसमें चेक करते हैं इसकी प्राइम कॉज। प्राइम कॉज का मतलब क्या है कि जो बेसिक कॉज है, जो फंडामेंटल कॉज है, उसको हम रूल आउट करते हैं। प्लस हम ये देखते हैं कि वो कैसे प्रोपेगेट करती है। प्रोपेगेट से मुराद क्या है? कैसे आगे वेव उसकी जाती है। उसके बाद फिर उसकी प्रिवेंशन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो अब देखा जाए तो कितनी चीजों के बारे में हम पता चला रहे हैं? प्राइम कॉज के बारे में, प्रोपेगेशन के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। सो द साइंस ऑफ द मैस फिनोमेना ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये वो साइंस है जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? मैस फिनोमेना, यानी एक ह्यूज लेवल के ऊपर एक खास किस्म का फिनोमेना ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, और द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, या फिर नेचुरल हिस्ट्री जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज की, उसकी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्योंकि एपी मतलब होता है, हमने स्टार्ट में पढ़ा, एपी मतलब मीन्स, ठीक है, डेमो मतलब पीपल, एंड लॉजी मतलब स्टडी। सो स्टडी अमंग द पीपल, दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की डेफिनेशन के अंदर। या तो हम स्टडी पैटर्न को डिस्कस करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, या डिफरेंट फैक्टर्स जो कि ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट रखते हैं ब्रॉड सेंस के अंदर, हम उसको एपिडेमियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है द स्टडी ऑफ द डिजीज, एनी डिजीज एज ए मैस फिनोमेना, ये भी हो गया। द स्टडी ऑफ द कंडीशन नॉन और reasonably supposed to influence the prevalence of the disease। ठीक है, वो कंडीशन जो कि रीजनेबली सपोज की जा रही होती है कि वो उसकी प्रेवलेंस को, डिजीज की प्रेवलेंस को कम या ज्यादा कर सकती है। प्रेवलेंस बेसिकली एक एपिडेमियोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम कहते हैं ओल्ड एंड न्यू केसेस दोनों को शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड के पुराने केसेस और कोविड के न्यू केसेस मिला के वो क्या होगा? प्रेवलेंस ऑफ कोविड हो जाएगी। ठीक है, epidemiology as study of the distribution and determinants of the disease frequency in man। ठीक है, कहता है epidemiology as a study of the distribution and determinants of the disease frequency। हम distribution देखते हैं and determinants देखते हैं of disease frequency
यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी किस लेवल पे वो फैली हुई है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिटर्मिनेंट्स और वो फैक्टर जो कि डिजीज की फ्रीक्वेंसी को इन्हांस करते हैं, उसको एपिडेमियोलॉजी क्या है। द वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज, सो फाइनली वो क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स of health related states or events in a specified population and the application of this study to control the health problem। ये सबसे बेस्ट और कह लें कि सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो कि आपसे मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी पोस्ट बेसिक, और आपको फर यही आनी चाहिए। ठीक है, दोबारा मैं इसको समझा देती हूँ। द स्टडी ऑफ द distribution and determinants या distribution and determinants of the health related states and events in a specified population and the application of this study to control the health problems। हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उन डिटर्मिनेंट्स को जो कि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स के अंदर होते हैं, उसको किसी भी पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं और उसकी एप्लीकेशन फिर हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो एपिडेमियोलॉजी है। कुछ बेसिक टेनेट्स हैं एपिडेमियोलॉजी के, जैसे कहते हैं टारगेट ऑफ द स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी इज ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब ज्यादातर हमारी जो एपिडेमियोलॉजी के अंदर टारगेटेड पॉपुलेशन होती है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है एज ए जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी जियोग्राफिक एरिया, अफ्रीकन, अमेरिकन, ठीक है, ज्यूइश, नीग्रूस, कुछ भी हो सकता है। एज ग्रुप देखते हैं कि 60 साल के बाबे लेने हैं या फिर 40 या 30 ईयर्स के यंग पीपल आपने एनरोल करने हैं। जेंडर देखते हैं, एथनिसिटी देखते हैं, रेस देखते हैं, ये सारी चीजों को देखते हैं। ये कुछ टेनेट्स हैं बेसिक एपिडेमियोलॉजी के। The most common population in epidemiology is the population is a given area or a country at a given time। ठीक है, so given time के अंदर given country के अंदर जो भी population होगी वो सबसे क्या होगी, common population होगी आपकी epidemiology में। Since the structure of the population varies at each time, such variation also have to be taken into consideration during data analysis। अब हमें पता है कि साइड बाय साइड अगर मोर्टेलिटी रेट होता है तो उसी साइड पे आपका बर्थ रेट भी होता है। सो पॉपुलेशन कम ज्यादा होती रहती है। आपने जब भी एनालिसिस करना है किसी भी स्टडी का डाटा लेके, तो आपने इन चीजों को अंडर कंसिडरेशन जरूर रखना है। ठीक है, लुबना प्रेजेंट है, सहर है, सादिया है, ठीक है, रोनाल्ड है, और बस और कोई प्रेजेंट नहीं है। 1 2 3 4, सिर्फ 4 लोग हैं। ओके, ऑल फाइंडिंग्स मस्ट रिलेट टू दी डिफाइंड पॉपुलेशन। सारी की सारी फाइंडिंग कहता है रिलेट होती हैं डिफाइंड पॉपुलेशन के। इन्यूमरेशन इज नॉट इनफ इन एपिडेमियोलॉजी। इन्यूमरेशन कहता है, इन्यूमरेट करना होता है, एक्सप्लेन कहता है कि इन्यूमरेट करना सिर्फ काफी नहीं होता एपिडेमियोलॉजी के अंदर। द पॉपुलेशन एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट डिजीज नीड टू बी इन्यूमरेटेड एज वेल। यानी कि इन्यूमरेशन इज नॉट इनफ इन एपिडेमियोलॉजी। सिर्फ इन्यूमरेशन काफी नहीं है, बल्कि जो पॉपुलेशन एट रिस्क होती है, यानी कि एक तो वो है ना कि जिसको बीमारी हो गई, और एक वो पॉपुलेशन जो एट रिस्क होती है। ठीक है, द पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट डिजीज नीड टू बी एन्यूमरेटेड एज वेल। उसका भी पता चलाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपने इन्फेक्टेड पॉपुलेशन का पता चलाया है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास बेसिक बस एंड पे आसमा मुझे आप बताएं, एंड पे पता चलेगा कि कौन कौन प्रेजेंट है। उसके बाद आगे आता है बेसिक टेनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, हम कंक्लूजन किस बेस पे करते हैं, कंपैरिजन की बेस पे करते हैं। कंपेयरिंग द रेट ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी अमंग एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड, एंड द अनएक्सपोज्ड इज एन इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि हम जब डिजीज की फ्रीक्वेंसी को चेक करना होता है तो हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक होता है एक्सपोज्ड और एक होता है अनएक्सपोज्ड। सो अनएक्सपोज्ड वाला जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने उसको एक्सपोज्ड वाले के साथ कंपेयर करना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, फिर हमने डिस्क्रिप्शन करनी होती है उस बीमारी की बाय टाइम, प्लेस और पर्सन के लिहाज से। ठीक है, किस टाइम पे हो रही है, किस सीजन में हुई, किस जियोग्राफिकल एरिया में हुई, और कौन सी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई। Getting answer for when, where and who are affected is very important in epidemiology to formulate hypothesis about its causation। causation होता है cause and effect relationship, 2 वेरिएबल्स के दरमियान में, मैंने आपको बताया था। तो कहता है कि अपने मफरूजे को बनाने के लिए वेयर, व्हेन और हु टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं,
वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर कॉजेशन को प्रूव करने के लिए या कॉजेशन पे आर्ग्यू करने के लिए, बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द इवेंट। दूसरे जो आपके एस्पेक्ट है वो भी यही है, हाउ, क्या, कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है एम्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन, एपिडेमियोलॉजी हैज 3 मेन एम्स। एपिडेमियोलॉजी के वो कहते हैं कि 3 मेन एम है। नंबर 1, टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज डिजीज अक्ररेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि आपने डिस्क्राइब करनी है और एनालाइज करनी है डिजीज की अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि एक तो आप पहले उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, डिस्क्राइब हम किस में करते हैं? डिस्क्राइब हम क्वांटिफिकेशन में करते हैं। ठीक है, फिर हम एनालिसिस करते हैं उस डिजीज अक्रेंस की इन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। फिर नंबर 2, टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज, यानी कि कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर हैं, कौन कौन से इटियोलॉजी होता है आपके पास, what are the clinical manifestation or what are the causal factors in the pathogenesis of the disease. Number 3, to provide the data essential to planning, implementation and evaluation of the services for the prevention, यानी कि जब आपने WHO, यूनिसेफ को या अपने इवन मुल्क के लिए जब आपने कोविड के लिए कोई नई पॉलिसी बनानी है, तो आप क्या करते हो कि आपके पास अगर आपने एपिडेमियोलॉजिकल इन चीजों को स्टडी किया होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इन चीजों पे काम कर सकते हो। कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड टू सेटिंग अप प्रायोरिटीज अमंग दीज सर्विसेज, और इन सब के दरमियान में आप क्या डेवलप कर लेते हो, प्रायोरिटीज डेवलप कर लेते हो। उसके बाद द अल्टीमेट एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी कैन बी कंक्लूडेड इन द 2 फॉलोइंग पॉइंट। अल्टीमेट जो एम है एपिडेमियोलॉजी के अंदर वो कहता है कि वो 2 पॉइंट के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1, टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कि मतलब टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम जो भी आ रहा है और उससे होने वाले नतायज को हम खत्म ही कर सकते हैं। ठीक है, और हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, और सोसाइटी की वेल बीइंग को हम एज ए होल क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आगे आ जाता है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉजेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, यानी उसका यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है। कॉजेशन ऑफ डिजीज को देखना हो, जेनेटिक फैक्टर को देखना हो, गुड हेल्थ को देखना हो और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखना हो। गुड हेल्थ में आपकी इल हेल्थ भी हो सकती है। आगे है आपके पास स्टडी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज के डिजीज नेचुरल वे में किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है और डिजीज की प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि उसका रिकवरी रेट कितना चल रहा है। अगर गुड हेल्थ होगी तो सब क्लिनिकल चेंजेस होंगी, यानी वायरस मौजूद होगा, बैक्टीरिया मौजूद होगा, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं नजर आ रहे होंगे। उसके बाद सब क्लिनिकल चेंजेस से क्लिनिकल डिजीज आ जाएगी और क्लिनिकल डिजीज से या तो रिकवरी हो जाएगी या फिर डेथ फेज आ जाएगी। Description of the health status of the population, it includes proportion with ill health, change over time, change with age. Evaluation of the intervention, interventions को कैसे evaluate करते हैं हम लोग कि हमने जो भी नई ट्रीटमेंट दी हम उसको evaluate करने के लिए पेशेंट का प्रोग्नोसिस देखते हैं, पेशेंट का डिजीज रेट चेक करते हैं। प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम। And recently, epidemiologists have become involved in the evaluation of the effectiveness and efficacy of the health services. यानी कि एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं हाउ टू मेक अ बेटर एंड इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज सिस्टम एंड एफिकेसी, इफेक्टिव एंड बेस्ट हेल्थ प्रोवाइडिंग सर्विसेज by determining the appropriate length of the stay in a hospital for a specific condition, the value of treating high blood pressure, the efficacy of the sanitary measure to control diarrheal diseases, the impact on public health of reducing lead activities in petrol etc. ठीक है, सो कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें आजकल के ज़माने में, अच्छा पानी पिए, सैनिटरी का इंतजाम अच्छा हो, ठीक है, डायरियल डिजीज पे कंट्रोल हो, तो क्या होगा कि पब्लिक हेल्थ की वजह से एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिडक्शन आना शुरू हो जाएगी लीड एक्टिविटीज इन पेट्रोल। ठीक है, जो भी मतलब कि लेड और पेट्रोल से
आपकी एक्टिविटीज होती हैं, पानी को गलीज किया जाता है, खराब किया जाता है, वो कम हो जाएगी। आगे कंपोनेंट्स हैं एपिडेमियोलॉजी के। सबसे पहले है डिजीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर को, काउंट को, तो डिजीज कितनी दफा हो रही है। द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी आर टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज को लेते हैं, डिसेबिलिटी और डेथ इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। यानी कि कोर कंपोनेंट क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज को लेना है, डेथ और डिसेबिलिटी को लेना है। इट इज ऑलवेज एज द रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन। ये तीन चीजों में होती है, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन। मच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द डिजीज एंड द हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स फॉल्स इनटू द डोमेन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। कहता है बहुत ज्यादा एपिडेमियोलॉजी के सब्जेक्ट हैं जो कि आपने देखा होगा, उसके हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं, डिजीज के इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे बायोस्टैट के अंदर फॉल करते हैं, जो कि कह लें कि एक बेसिक टूल है आपकी एपिडेमियोलॉजी का। आप सारा का सारा डाटा एनालिसिस जो है वो बायोस्टैट से करते हैं। दिस हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर द प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, और इसी की वजह से हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी में। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, पहले था फ्रीक्वेंसी, अब है डिस्ट्रीब्यूशन। Health event occurs in a pattern in a community and this pattern varies from community to community. Community to community ये और vary करता है. Also health event or disease condition affects population at various age group. Different genders, different subgroups of the population. Distribution of the events are based on time, place and person. कहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये बेस करती है टाइम, प्लेस और पर्सन से। वी कैन एनालाइज वेदर एनी इंक्रीज और डिक्रीज अकर फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन। एपिडेमियोलॉजी एड्रेस इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ दीज वेरिएशन और पैटर्न। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी दरअसल इटसेल्फ कहता है स्टडी है ऑफ दीज वेरिएशन और पैटर्न, इन पैटर्न की, which may suggest or lead to measure, to control or prevent the disease. An important outcome of this study is a formulation of the etiological hypothesis. और एक important factor जो है वो क्या है कि etiological hypothesis बनाना, hypothesis formulation जो होती है वो इसके अंदर होती है। Determinants of the disease. Epidemiology helps in identifying the causative agent और द रिस्क और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ द डिजीज। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी बताती है कि कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, यानी कि जो कॉज करते हैं डिजीज को या प्रीडिस्पोज करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है उस पर्टिकुलर डिजीज के। दिस इज वन ऑफ द रियल यूजेस ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर लीडिंग टू एनी प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ दोज डिजीजेस। सो अगर हम फैक्टर्स को समझेंगे तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम डिजीज को कंट्रोल करने में ये हमारा हेल्प करेंगे, ये सारे के सारे फैक्टर। हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी. द हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन द आइडिया goes back to 400 BC before Christ. Hippocrates through John Grant 1662, William Farr, John Snow and other that environmental factors can influence the occurrence of the disease instead of supernatural viewpoint of the disease. यानी कि कोई खलाई मखलूक या कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती, बल्कि क्या है कि इसका एक अपना स्टडी अंदाज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज के होने में अहम किरदार अदा करते हैं। जॉन ग्रांट एनालिसिस एंड पब्लिश द मॉर्टेलिटी डेटा इन 1662. जॉन ग्रांट ने 1662 के अंदर डाटा जो है वो पब्लिश किया। ही वॉज द फर्स्ट क्वांटिफाई पैटर्न, उसने फर्स्ट टाइम क्वांटिफाई किया, क्वांटिटी में बताया डेथ पैटर्न को, बर्थ को एंड डिजीज अकरेंस को। No one built upon Grant work until 1800s. When William Farr begins to systematically collect and analyze the Britain mortality statistics. Farr considered as the father of the vital statistics and disease classification. कहता कोई भी ऐसा नहीं बंदा था कि जिसने बिल्ड किया हो ग्रांट के वर्क को 1800 तक, लेकिन विलियम फॉर ऐसा था जिसने सिस्टमेटिकली कलेक्ट भी किया और एनालाइज भी किया ब्रिटेन के अंदर होने वाली मॉर्टेलिटी को। ठीक है, उसकी स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन की भी उसके ऊपर लगाई। सो फार को वाइटल स्टैटिस्टिक का फादर कहा जाता है एंड डिजीज क्लासिफिकेशन और डिजीज क्लासिफिकेशन का। जरा अटेंडेंस दोबारा से रिपीट करें ताकि मैं लगाऊं। एक्सक्यूज मी।
उसके बाद आगे आता है आपके पास, meanwhile John Snow was conducting the series of investigation in London that later earned him the late father of ठीक है। उसके बाद कहता है कि जॉन स्नो सामने आया लंदन का, कि जिसने इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया। इसको डैड लेटर अर्न हिम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ फील्ड एपिडेमियोलॉजी। जॉन स्नो को फील्ड एपिडेमियोलॉजी का फादर कहा जाता है। स्नो कंडक्टेड हिज क्लासिकल स्टडी इन 1854 व्हेन एन एपिडेमिक ऑफ कॉलरा डेवलप्ड इन द गोल्डन स्क्वायर ऑफ द लंदन। ठीक है, तो जॉन स्नो ने उस वक्त कॉलरा पे स्टडी की जब गोल्डन लंदन के अंदर क्या स्टार्ट हो गई, एपिडेमिक कॉलरा की स्टार्ट हो गई। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट स्नो कंडक्टेड स्टडी ऑफ कॉलरा। कॉलरा क्या है, डायरिया को बोलते हैं, विब्रियो कॉलरा। आउटब्रेक बोथ टू डिस्कवर द कॉज ऑफ द डिजीज एंड प्रिवेंट इट्स रिकरेंस। ठीक है, तो उसने कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया और उसने प्रिवेंशन के बारे में बताया। उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम टू मैन फार एंड स्नो हैड मेजर डिसएग्रीमेंट अबाउट द कॉज ऑफ द कॉलरा। ठीक है, उसके बाद फार एंड स्नो के दरमियान में आपस में उनका कोई जो था वो डिसएग्रीमेंट हो गया, उनका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया। मतलब अगर एक बंदे ने एक कॉन्सेप्ट दिया तो दूसरा उसको निगेट कर रहा था। फार अडहेयर टू व्हाट वाज द कॉल्ड मेजामेटिक थ्योरी ऑफ द डिजीज। ठीक है, according to this theory which was commonly held at the time of the disease was transmitted by a मेजामा और क्लाउड दैट क्लग ग्लो ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये एक थ्योरी है, फिलोसफिकल थ्योरी है, जिसमें ये है कि ये डिजीज जो होती है वो ट्रांसमिट होती है बाय द मियाजमा और क्लाउड यानी कि बादलों से, डेट क्लग ग्लो ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, हिस्ट्री को फर्दर देखते हैं, लेकिन बाद में स्नो ने क्या किया, डिड नॉट एग्री। ही बिलीव दैट कॉलरा इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। अब वो कह रहा है कि जो आपका फार है वो ये कहता है कि जमीन की सरफेस के ऊपर कुछ इस किस्म के बादल मौजूद हैं जिनकी वजह से ये एपिडेमिक होता है। ठीक है, जो कि उसने मियाजमा थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूव की। लेकिन स्नो ने कहा कि नहीं भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें निगेट करता हूँ, और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये बीमारी बेसिकली विब्रियो कॉलरा की वजह से हुई है, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, he began his investigation by determining where in this area person with cholera lived and worked। जहाँ पे वो कॉलरा से इन्फेक्टेड बंदा रहता था और काम करता था। he then used this information to map for distribution of the disease, और उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज के लिए ये बातें मैप के थ्रू उसने बताई। स्नो बिलीव दैट, स्नो का ये ख्याल था, जो साइंटिस्ट था, वाटर वॉज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द कॉलरा, कि पानी जो है वो बेसिक वजह थी इस बीमारी के फैलने के लिए, क्योंकि डायरिया आपको पता है कि गंदे पानी से ही फैलता है। सो ही मार्क द लोकेशन एंड सर्चेस द रिलेशनशिप बिटवीन केसेस एंड वाटर सोर्सेज। सो उसने नक्शे के ऊपर वो प्लेसेस मार्क करना शुरू कर दी और वाटर सोर्सेज बताना शुरू कर दिए। He found that cholera was transmitted through contaminated water। उसने बताया कि कॉलरा contaminated water से फैलता है। This was the major achievement in epidemiology, जो कि एक मेजर अचीवमेंट थी एपिडेमियोलॉजी के अंदर। 1900 के अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट ने एक्सटेंड किया अपना मेथड को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की स्टडी को, और उनका इफेक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो देर आर सम इम्पोर्टेंट अचीवमेंट इन एपिडेमियोलॉजी आर, नंबर 1, जॉन स्नो एंड कॉलरा एपिडेमिक इन लंदन। ठीक है, जिसका इरा है 1848 टू 1854। ठीक है, फ्रेमिंघम ने क्या किया था, हार्ट स्टडी की थी, जो कि उसने 1950 के अंदर की थी। ठीक है, मैसाचुसेट्स के अंदर यूएसए, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग टू आइडेंटिफाई द फैक्टर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। Smoking and lung cancer by Doll and Hill in 1964.
ठीक है। पोलियो साल्क वैक्सीन फील्ड ट्रायल इन 1954 टू स्टडी द प्रोस्पेक्टिव एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन इन ए मिलियन स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, साल का सेहरा जाता है पोलियो की वैक्सीन के लिए। ठीक है। मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग इन 1950s इन मियामेटा। ठीक है, तो 1950 के अंदर मिथाइल मर्करी की पॉइजनिंग जो थी वो डिस्कस की गई। आगे आ जाता है फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी कवर्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द फील्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब एपिडेमियोलॉजी की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो है वो अनकवर होना शुरू हुई। इट इज अप्लाइड इन एवरी फील्ड एज एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। दे आर एज क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, जियोग्राफिकल एपिडेमियोलॉजी, social epidemiology, statistical epidemiology, descriptive epidemiology, analytical epidemiology, experimental epidemiology and infectious disease epidemiology। ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ के अंदर जो है वो एपिडेमियोलॉजी की एप्लीकेशन आना शुरू होगी। आगे आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजी। क्लिनिकल मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजी में क्या फर्क होता है? सबसे पहले है यूनिट ऑफ स्टडी। इसका यूनिट ऑफ स्टडी एपिडेमियोलॉजी का क्या होता है? पॉपुलेशन होती है जो कि डिफाइन होती है या एट रिस्क होती है। लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन का जो यूनिट है वो केस होते हैं या एक केस होता है। ऑब्जेक्टिव अगर देखे जाए तो एपिडेमियोलॉजी के क्या है? टू आइडेंटिफाई द सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन में क्या है? टू क्योर द पेशेंट। नंबर 3, एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल केस है। इसमें हमें कंसर्न सिक और हेल्दी दोनों से होता है, लेकिन हमें क्लिनिकल मेडिसिन में सिर्फ सिक से होता है। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस हम सर्वे से करते हैं, रिसर्च से करते हैं। इसमें हम टेस्ट करवा के करते हैं। ठीक है, और हमें जाना कहाँ पड़ता है? एक्सपर्ट गोज टू कम्युनिटी, लेकिन इसमें पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं। एरिया कंसर्न में क्या है? मेनली कंसर्न टू प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव थ्रू दी इंटरवेंशन, यानी कि हम क्या करते हैं? प्रिवेंशन देते हैं और प्रमोशन करते हैं इंटरवेंशन की। और इसमें क्या है? मेनली क्योरेटिव फील्ड है, हम क्योर करते हैं। उसके बाद है प्रेस्क्रिप्शन रिजल्ट्स बाय टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें लेबोरेटरी और दूसरी रिपोर्ट्स कराते हैं। टाइम, ये लॉन्ग प्रोसेस है और ये शॉर्ट टाइम है। ठीक है, सम टाइम लॉन्ग भी हो सकता है ये। आउटकम में देखा जाए तो आउटकम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड हेल्थ प्रमोशन में आ जाती है। और इसमें क्योर्ड या तो ठीक हो जाती है या फिर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कॉजेशन। डिजीज कॉजेशन का क्या मतलब है? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉजेज which effects which reduce effects in the formation of the disease। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड्स है। ठीक है, यानी कि डिजीज के कॉजेशन में, डिजीज के फैलने में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? बीमारी कैसे हो सकती है? तो बीमारी आपसे क्या हो सकती है? बीमारी आप कह दें जर्म थ्योरी से हो सकती है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड से हो सकती है। ट्राइएड एक ट्रायंगल बनती है जिसमें होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट आ जाता है। दूसरा जर्म थ्योरी की उसने बात की है कि नेचुरल जो बिगनिंग होती है, पैदाइश होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फिर मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन आ जाती है और वेब ऑफ कॉजेशन आ जाती है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड्स क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया था, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। इसमें एजेंट कोई भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल एंड सोशल। होस्ट में आपके पास किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का, किसी भी हेरिडिटी का, किसी भी न्यूट्रिशन लेने वाले का, ऑक्यूपेशन का, हैबिट का, इम्यूनिटी का, पावर का। ठीक है, उसकी डिफरेंट ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाउसिंग, मैरिड है, अनमैरिड है, 20,000 कमाता है, 20,000 से कम, ये सारे होस्ट फैक्टर है। इन्वायरमेंटल में भी उसका फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेटस आ जाता है। मिसाल के तौर पे टाइफाइड फीवर है, ये साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर, ओपन डेफिकेशन है। ठीक है, और यंग एज, मोर इन मेल्स, लो इन इम्यूनिटी, पावर, लेक ऑफ पर्सनल हाइजीन। यानी ये क्या आ गया? एजेंट, ठीक है, ये आपके होस्ट और ये पॉपुलेशन। यही मैंने आपको बताया था ना, एजेंट, होस्ट एंड पॉपुलेशन, ये तीन चीजें होती है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, पॉवर्टी या लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है, ओल्ड एज, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, लैक ऑफ हाइजीन और स्मोकिंग। डायनामिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, कौन कौन से डायनामिक हैं जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन और रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन। उसके अंदर क्या आ जाता है आपके पास? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबल होस्ट।
यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, ससेप्टेबल होस्ट क्या है, रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन, जखीरा कहाँ पे इन्फेक्शन का। तो अगर जखीरे की बात की जाए तो रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन की जैसे कि बात है, कहता है ह्यूमन रेजरवायर केसेस होते हैं या कैरियर होते हैं। केसेस में क्लिनिकल हो सकते हैं, सब क्लिनिकल हो सकते हैं, लेटेंट हो सकते हैं। यानी कि क्लिनिकल में क्या होगा कि जो कि साइन सिम्टम देगा, सब क्लिनिकल में क्या होगा कि जिसमें साइन सिम्टम शो नहीं होंगे, वो खामोशी से रहेगा। फिर उसके बाद लेटेंट आ जाता है, और देन आ जाता है कैरियर। कैरियर में क्या होता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड होता है, लेकिन खुद वो बीमार नहीं होता, लेकिन दूसरे को बीमारी फैला सकता है। कॉन्वल्सेंट पीरियड जो होता है वो हमारा यही होता है ना, कि जब क्या होता है पेशेंट रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है, पीक पे जाने के बाद वो कॉन्वल्सेंट पीरियड में आ जाता है। उसके बाद एनिमल रेजरवायर में आपके पास जूनोटिक हो सकते हैं, यानी कि जो जूनोटिक वो होते हैं जो कि जानवरों से हम एक्वायर करते हैं, जू से याद रखें जूनोटिक। और रेजरवायर ऑफ नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, सॉइल आ जाती हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में स्क्रीशन आ जाती है, एक्सक्रीशन आ जाती है, एंड सम टाइम्स ऑफ रेजरवायर आ जाते हैं। मोड ऑफ डिजीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है, आपके ड्रॉपलेट आ जाते हैं, आपकी स्किन टू स्किन म्यूकस कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, सॉइल के साथ कांटेक्ट आ जाता है, और वर्टिकल फ्रॉम मदर टू फीटस आ जाता है। इनडायरेक्ट में व्हीकल बॉर्न डिजीज है, यानी कि कोई भी व्हीकल जो है वो यूज करेंगे। व्हीकल से मुराद ये कि जो बीच की चीज है, जैसे मच्छर है तो मच्छर, प्लाज्मोडियम मच्छर को यूज करता है एज ए व्हीकल, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज आ जाती है, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। एयरबॉर्न डिजीज आ जाती है, जैसे कि ड्रॉप्टल न्यूक्लियाई है, इन्फेक्टिव डस्ट है, फोमाइट्स है, और फिंगर्स है। उसके बाद आ जाता है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट में लो इम्यूनिटी पर्सन, हाई रिस्क पर्सन, पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सूटेबल प्लेसेस, डेवलप मल्टीप्लीकेशन, डिजीज कैरियर। पोर्टल ऑफ एग्जिट में रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी हो सकता है, यूरिनरी भी हो सकता है, स्किन एंड बॉडी फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में कहता है प्रिवेंशन ऑफ सोर्सेज और रेजरवायर्स में आप अर्ली डायग्नोसिस कर लें, नोटिफाई कर दें, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, आइसोलेट कर दें पेशेंट को, उसका ट्रीटमेंट करें, क्वारंटीन करें। ठीक है, सो इंटरप्शन ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन आपने खुद मेक श्योर करनी है, खुद से पॉसिबल बनाना है। प्रिवेंशन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट में आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है पर्सन तो इम्यूनाइजेशन कर लें और हेल्थ एजुकेशन कर लें। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे तो पहले तो यह कि अगर आपने डायग्नोज हुआ है तो डायग्नोज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस इन्वेस्टिगेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, फिर आप कंफर्म करते हो एग्जिस्टेंस एपिडेमिक को। उसके बाद कहता है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क। उसके बाद आप देखते हो कि पॉपुलेशन एट रिस्क कौन सी है, मतलब कि आप मैप के ऊपर निशान लगाते हो उस एरिया के और काउंटिंग करते हो पॉपुलेशन के अंदर। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। रैपिड सर्च फॉर ऑल द केसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसमें आपका मेडिकल सर्वे आ जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट आ जाती है, सर्चिंग फॉर मोर केसेस, डाटा एनालिसिस में टाइम, प्लेस, पर्सन, formulation of hypothesis, testing of hypothesis, evaluation of the ecological factors, further investigation of the people at risk and writing the report। और एंड पे आप क्या लिखते हो, रिपोर्ट राइट करते हो। स्टडी डिजाइन एपिडेमियोलॉजी के अंदर बड़े डिटेल में मैंने आपको पढ़वाए हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी आ जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ जाती है, एनालिटिकल स्टडीज आ जाती हैं। इकोलॉजिकल स्टडी में जैसे कि एनवायरमेंट रिलेटेड है, इकोलॉजी नाम से जाहिर है। कोरिलेशनल स्टडी यूनिट्स इज ए पॉपुलेशन, क्रॉस सेक्शनल आ जाती है। प्रेवलेंट स्टडी इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ द स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में क्या आ जाता है, केस एंड और उसका कंट्रोल विद इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ द स्टडी। फिर कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है, फॉलो अप स्टडी विद इंडिविजुअल इन ए यूनिट स्टडी। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आरसीटी आ जाता है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल आ जाते हैं, और कम्युनिटी ट्रायल आ जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच क्लास। इज देयर एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अटेंडेंस अपनी पूरी करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी स्लाइड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो। स्टडी डिजाइन तो आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं डिटेल के अंदर। इकोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं आपकी आबो हवा को, माहौल को। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर वो कहता है प्रेवलेंट स्टडी है, यानी न्यू ओल्ड दोनों केसेस आ जाते हैं। प्रेवलेंट स्टडी इंडिविजुअल इज ए यूनिट ऑफ द स्टडी, एक इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिट ऑफ स्टडी होता है।
केस कंट्रोल के अंदर जो होता है वो केस रेफरेंस विद इंडिविजुअल, ठीक है, केस किसी भी इंडिविजुअल के रेफरेंस से आता है और यूनिट ऑफ द स्टडी होता है। कोहॉर्ट स्टडी के अंदर आप क्या करते हो, आप रिट्रोस्पेक्टिवली आगे की तरफ जाते हो और फॉलो अप करते हो विद इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ द स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में तो ये आ गई ना सारी, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट और आपकी क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल, और एक्सपेरिमेंटल के अंदर आपके अंदर आ जाती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। ये तीनों ट्रायल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके बाद चले मुझे ये बताएं कि अब एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन को मुझे तोड़ के बताएं, व्हाट इज मेंट बाय एपिडेमियोलॉजी। एपी का क्या मतलब है, एपी डेमो, ठीक है, उसके बाद लॉजी। इसका मुझे आप लोग बताएं, मतलब कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल मुझे बताएं कि एपी का क्या मतलब है, डेमो का क्या मतलब है, लॉगी का क्या मतलब है, ठीक है, इंडिविजुअल मुझे बताएं। आंसर में पोस्ट बेसिक, सोना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। एब्सेंट मैं आप लोगों की लगा दूंगी, मुझे जो नजर आ रहे हैं मुझे बताएं कि व्हाट इज मीन बाय एपिडेमियोलॉजी। वेरी सिंपल, अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, फिर डेफिनेशन पूछूंगी पूरी, फिर वो बतानी पड़ेगी, लिहाजा से मुझे हैप्पी, डेमो और लॉगी के मतलब बताएं। किसी को भी नहीं आता? किसी को भी नहीं मतलब आता आप लोगों में से? कितनी बुरी बात है। पोस्ट बेसिक अभी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि व्हाट इज मेंट बाय एपी, डेमो एंड लॉगी, और फिर आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं, किसी को भी नहीं आ रहा आंसर। मी क्या सोए हुए सारे? मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है, एब्सेंट मार्क कर दूं मैं तुम लोगों की? सिर्फ लुबना का आंसर आया अमंग, और बाकी सारे सो रहे हैं क्या? सबको मैंने उठा के ना स्लैम से बाहर फेंक देना है। डेफिनेशन तक नहीं मैंने पूछी, मैंने सिर्फ एक छोटी सी आपसे चीज पूछी है। आपदा कह रही है इट मीन्स इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। इट मीन्स इंसिडेंस की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा है एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, is the study of the distribution and determinants of the health related states and events, ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, पहले तो आपने कहना है कि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन में जाएं इसकी, जो कि हमें फाइनल डेफिनेशन मिली थी, वो क्या कहती है? वो यही कहती है, ये देखें, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया आपके पास, होस्ट, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन आ गया, डायनामिक ऑफ डिजीज आ गई आपके पास, ये ठीक है, ये आपको उसने बाया चार्ट ग्राफ उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये अगर आप गौर से देखें, अच्छा दूसरा ये था, ये देखें, वो डेफिनेशन जो इसकी हमने सबसे अच्छी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो ही डेफिनेशन ये है। एपिडेमियोलॉजी बल्कि ये भी नहीं है, कंपोनेंट्स आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, ये यूजेस आ गया इसका, ये एम्स है,